Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम CSS 2024 के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे विच इज़ अरब इसराइली रिप्रोचमेंट। हम जानते हैं कि अरब स्टेट्स और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान में एक रिलेशनशिप के हवाले से, उसकी नॉर्मलाइजेशन के हवाले से नेगोशिएशंस चल रही थी लास्ट ईयर 2023 के एंड में, और उन नेगोशिएशंस को रिपोर्ट किया गया मीडिया में, वो ऑफिशियली एक्सेप्ट की गई बाय बोथ पार्टीज़ मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। उस रिप्रोचमेंट के ऊपर हम बात करेंगे और उसके देखेंगे, तीन डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो देखेंगे कि रीज़न क्या है, रैशनल क्या है, इंटरेस्ट क्या है इन टॉक्स के अंदर, इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर इन स्टेट्स की। और फिर हम बात करेंगे कि ये जो अरब स्टेट्स हैं इनकी इस जो डील अगर हो जाती है सऊदी अरबिया की स्पेशली, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसके इम्पेक्ट्स क्या होंगे रीजन के लिए, स्टेट्स के लिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए क्या होंगे। और लास्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे, जो गज़ा वॉर हो रही है, वो गज़ा वॉर इस नॉर्मलाइजेशन की टॉक्स के बाद हुई थी, तो इस वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये लास्ट पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड द एंटायर डिस्कशन। सो डू वॉच दिस वीडियो बाय द एंड अंटिल द एंड टू गेट ऑल ऑफ दीज डिस्कशंस। और आपको एंड पे जाके आउटलाइन के साथ साथ जो है वो एक लिंक मिलेगा फॉर द फर्दर स्टडीज़ एंड रीडिंग्स ऑन द सेम सब्जेक्ट। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं इस अरब इसराइली रिप्रोचमेंट की। हम जानते हैं कि जो ये अरब इसराइली रिप्रोचमेंट है, इसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट रहा है। नाज़रीन, हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूँ तो अरब स्टेट्स हैव नॉट रिकग्नाइज इसराइल। द फर्स्ट स्टेट दैट रिकग्नाइज इसराइल वाज इजिप्ट इन 1970s, जो कैंप डेविड रिकॉर्ड हुए, और उसके अंदर जो है वो हम जानते हैं कि इजिप्ट ने आफ्टर द एंड ऑफ दैट 1973 वॉर उसके बाद फिर इसराइल को ना सिर्फ रिकग्नाइज़ किया बल्कि उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना दिए। फिर हम जानते हैं कि जो जॉर्डन था 1990s में, 94 में जॉर्डन ने ओस्लो कार्ड्स की सीरीज़ के हवाले से उसके बाद जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज़ किया और उसके साथ रिलेशनशिप बना दिए। इन दो स्टेट्स के बाद, अरब स्टेट्स के बाद, डिफरेंट जो अरब स्टेट थी, दे वर प्रेशर्स ऑन देम बट दे डिड नॉट रिकग्नाइज, दे हैड कॉन्टेक्स्ट बट दे डिड नॉट रिकग्नाइज इसराइल। फिर हमने 2021 के अंदर देखा अब्राहम अकॉर्ड्स हुए, जिसके अंदर जो मेन स्टेट थी यूएई और बहरीन, दे रिकग्नाइज इसराइल। उसके बाद सूडान भी था, मोरक्को ने भी अनाउंस किया, बट मेन स्टेट यूएई और जो बहरीन थे उन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज किया। एंड सिंस देन दे आर हैविंग मल्टी फेसेटेड कोलैबोरेशंस फ्रॉम सिक्योरिटी टू इकोनॉमिक्स, दे हैव बीन कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, इवन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी हो चुका है यूएई और इसराइल के दरमियान में। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन अगर हम बात करें सऊदी अरबिया की, तो 2023 के एंडिंग टाइम्स में, सितंबर में, ये न्यूज़ पब्लिक होना शुरू हुई दैट द सऊदी अरेबियंस एंड इसराइल आर नेगोशिएटिंग फॉर नॉर्मलाइजेशन। और उस नॉर्मलाइजेशन की जो नेगोशिएशंस हैं, इट इज़ इन द फाइनल स्टेज। और उसके हवाले से जो है वो डिफरेंट रिपोर्ट्स आती रही थी, बट अल्टीमेटली ऑल दोज रिपोर्ट्स वर प्रूवन ट्रू जब यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, लेकिन उससे पहले सऊदी अरेबियंस की तरफ से, इसराइल की तरफ से ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया that they are negotiating for normalization and they are working out on the details and the terms and conditions of that normalization. उसके वाले से ये भी न्यूज़ सुनाई गई कि जो नॉर्मलाइजेशन है इट विल बी कमिंग सून, और बहुत जल्दी जो है वो ये डील अनाउंस हो जाएगी। ये न्यूज़ आ ही रही थी जब अक्टूबर में 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया इसराइल पे, एंड सिंस देन दिस प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड नेगोशिएशन इज सस्पेंडेड। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कल सऊदी अरब की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि हम इसराइल को रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार हैं, बट ऑब्वियसली एक तो गज़ा वॉर ख़त्म होनी चाहिए और साथ में कुछ कंडीशंस हैं इसराइल के हवाले से, तो वो पूरी हो जाएंगी तो हम ये डील करने के लिए तैयार हैं। तो हम कह सकते हैं गज़ा वॉर ने सस्पेंड किया इस प्रोसेस को, इसको कम्प्लीटली कैंसल आउट नहीं किया, रूल आउट नहीं किया किसी पार्टी ने इन टॉक्स को और इसके नतीजे में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसको। अब थोड़ा सा नाज़रीन इस रिपोर्ट की वजह से बात कर लें कि जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं आपके इसराइल और सऊदी अरबिया रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, सऊदी अरबिया इसराइल को रिकग्नाइज़ कर सकता है, रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो इस नॉर्मलाइजेशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो फर्दर ये कहती हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन के हवाले से सऊदी अरबिया की कुछ प्री कंडीशंस हैं, ऑल्दो दे आर नॉट ऑफिशियल बट ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स, क्रेडिबल रिपोर्ट्स ऑन दैट। तीन मेन एलिमेंट्स कहे जाते हैं नाज़रीन कि सऊदी अरब जो है वो तीन कंडीशन पे इसराइल को रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार है। एक तो सऊदी अरबियंस वांट कि एक क्लियर रोड मैप हो, या एटलीस्ट जो है वो कोई क्लियर विजन हो, एक क्लियर आउटलाइन हो ऑन द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट सॉवरन पैलेस्टीनियन स्टेट। ये एक कंडीशन है बिकॉज सऊदी अरबियंस की हिस्टोरिकल पोजीशन रही है, जिसको हम अरब पीस प्रपोजल कहते हैं, दैट नो रिकग्निशन ऑफ इसराइल until unless Israel withdraws from the territories that it occupied in 1967 war and onwards. तो वो बैक ट्रैक तो सऊदी ने उससे कर लिया, बट नाउ दे वांट दैट एटलीस्ट देयर शुड बी अ पैलेस्टीनियन स्टेट फॉर द पैलेस्टीनियंस, और उसका एक क्रेडिबल
प्रैक्टिकेबल जो रोड मैप है वो सामने आना चाहिए बिफोर दी दिस नॉर्मलाइजेशन डील विद इसराइल। सेकंड कंडीशन जो सऊदी अरब की तरफ से आ रही है दैट इज़ द सिक्योरिटी पैक्ट विद द यूनाइटेड स्टेट्स। डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं सिक्योरिटी पैक्ट से क्या मतलब है, बट सऊदी अरब वांट्स मोर गारंटीज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर इट्स सिक्योरिटी बिकॉज Saudi Arabians know two things. One, they have a conflict with Iran, and Iran is way too powerful considering its military kind of adventurism and all that. तो कहीं ना कहीं पे उससे प्रोटेक्शन के लिए they want guarantees from the West that Syria will be secured. And obviously not just Iran, Iran's proxies as well in the region, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हाउदीज हो, बट डिफरेंट जो प्रॉक्सीज हैं उनसे वहाँ से सिक्योरिटी जो है वो एक डिमांड है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान इट इज़ रिपोर्टेड दैट सऊदी अरबियंस आर डिमांडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड पर्टिकुलरली F-35 प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन नाज़रीन समझ जाती है वो है दी सऊदी अरबियंस हैव बीन डिमांडिंग द यूएस फॉर अ सिविल न्यूक्लियर डील ऑन द पैटर्न्स ऑफ इंडिया। तो सऊदी अरबियंस जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो अमेरिकन हैं दे प्रोवाइड देम अ सिविल न्यूक्लियर डील बिकॉज सऊदी अरबिया इज मूविंग टुवर्ड पोस्ट ऑयल वर्ल्ड, और उसके बाद से उनकी जो एनर्जी नीड्स हैं और जो उनकी इकोनॉमिक नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए दे आर डिमांडिंग अ सिविल न्यूक्लियर डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स जस्ट लाइक द यूएस हैड इन 2000s विद इंडिया, जिसको 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं या सिविल न्यूक्लियर डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस भी कहते हैं। तो ये तीन मेन जो हैं वो कंडीशंस हैं जिस पे नेगोशिएट हो रही थी। वन कंडीशन परटेन्स टू इजराइल, द अदर टू परटेन्स टू द वेस्ट। तो हम कह सकते हैं नाज़रीन आउट एट द आउटसेट कि जो सऊदी अरब की नेगोशिएशंस हैं नॉर्मलाइजेशन के हवाले से इजराइल के साथ, वो कंडीशन इजराइल से कम और वेस्ट के ऊपर ज़्यादा हैं। इट इज़ मेंट मोर फॉर द वेस्ट देन फॉर इजराइल। लेट्स कम नाज़रीन कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाई all of these parties are interested, why Saudi Arabia is trying to normalize its relationship। एक कंडीशन से तो हमें ऑब्जेक्टिव सऊदी अरब के आइडिया हो जाता है, बट स्टिल विल सी द ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम देखेंगे इसराइल के क्या इंटरेस्ट हैं, वेस्ट के क्या इंटरेस्ट हैं, यूएस के क्या इंटरेस्ट हैं इन दिस नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया का जो मेन इंटरेस्ट है इस डील के वाले से वो तो ये है कि सऊदी अरबियंस वांट कि थ्रू दिस डील दे कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट्स फ्रॉम द वेस्ट। They want to use the recognition of Israel as a leverage through which they want to extract maximum benefits from the Western countries. एक तो basic interest. Second, through this deal they are likely to secure themselves from the threats of Iran as well as the proxies, चाहे वो हाउदीज हों, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो दाइश हो या कोई और ग्रुप्स हों जो कि सऊदी सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं। उस हवाले से दे थिंक दैट दिस डील वुड बी हेल्पिंग देम इन गेटिंग द वेस्टर्न गारंटीज ऑफ सिक्योरिटी फॉर देमसेल्व्स। थर्ड रीज़न नाज़रीन इट इज़ कि जो वेस्ट को कोट करना है उसके पीछे बड़ी वजह यह है सो द अरेबियंस आर मूविंग टुवर्ड्स एन इकोनॉमी दैट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ऑयल। तो ऑयल के अलावा सऊदी अरबिया वांट्स टू डेवलप इट्स ओन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं, टूरिज्म चाहते हैं, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट चाहते हैं, जिस तरह से वो फुटबॉल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नियॉम सिटी की बात की जाती है, और वो सारी डेवलपमेंट तब पॉसिबल है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। एंड टू हैव दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट सऊदी अरबिया नीड्स टू हैव नॉर्मलाइजेशन विद नॉट जस्ट इजराइल बट इट आल्सो नीड्स टू कोट एंड अपीज दी वेस्टर्न कैपिटल्स। तो ये इकोनॉमिक जो जियो इकोनॉमिक शिफ्ट है फ्रॉम ऑयल टू इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म एंड अदर डेवलपमेंट्स, ये नेसेसिटेट करता है दैट इजराइल शुड बी ऑन बोर्ड विद द सऊदी अरेबियंस। इजराइल के इंटरेस्ट की ऊपर आए नाज़रीन, तो इजराइल की बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट हैं। सबसे पहला जो इंटरेस्ट है इजराइल का दैट इज़ रीजनल आइसोलेशन ख़त्म होगी। हम जानते हैं कि इजराइल इज़ ग्लोबली नॉट आइसोलेटेड बट एटलीस्ट रीजनली आइसोलेटेड, और पर्टिकुलरली हमने बात की कि जॉर्डन और इजिप्ट के बाद फिर यूएई और सऊदी अरबिया बने, यूएई और बहरीन ने रिकग्नाइज़ किया, बट रिकग्निशन ऑफ सऊदी अरबिया इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज सऊदी अरबिया के साथ इट माइट फॉलो सूट के गल्फ की जो बाकी स्टेट्स हैं दे माइट आल्सो रिकग्नाइज इजराइल एंड इट विल ओपन अप दैट काइंड ऑफ चेन रिएक्शन टू दैट। और उसके नतीजे में जो इजराइल की रीजनल आइसोलेशन है वो ख़त्म होने के चांस हैं। इजराइल विल हैव एक्सेस टू द रीजन एज वेल। दूसरा नाज़रीन इट विल आल्सो हेल्प इजराइल काउंटर द ईरानियन थ्रेट्स, और अरब इजरायली एक जॉइंट नेक्सस बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसका फ़ायदा इजराइल को ये होगा कि दैट ईरान वुड बी आइसोलेटेड इन इट्स ओन रीजन। एक और बेनिफिट नाज़रीन इकोनॉमिक है दैट इजराइल विल गेट अ मेजर मार्केट इन इट्स नेबरहुड। हिस्टोरिकली इजराइल के रिलेशनशिप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ज़्यादा रहे हैं थ्रू मेडिटेरेनियन, बट अरब स्टेट के साथ भी उसकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मलाइजेशन होने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो उसकी इकोनॉमिक जो रीच है वो बढ़ेगी। सो न सिर्फ सोशल आइसोलेशन पॉलिटिकल आइसोलेशन ख़त्म होगी, बल्कि सिक्योरिटी एक्सपेंशन होगा उसका आइडिया, उसकी रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और साथ ही मैंने कहा कि उसकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो भी सर्व होंगे जाके। तो इजराइल के लिए भी ये एक विन विन सिनेरियो बहरहाल मौजूद है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए विन विन सिनेरियो कैसे है? यूनाइटेड स्टेट्स इज आल्सो मीडिएटिंग दिस डील फॉर वेरियस रीजंस। वन ऑफ द फैक्टर इज इट इज़ बिलीव दैट बाइडेन वांट्स टू यूज़ दिस डील फॉर पॉलिटिकल गेन्स। हम देखते हैं कि 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी तरह का एक प्रपोजल दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने
विद डील ऑफ सेंचुरी का, बट बाइडन भी उसी पैटर्न पे फॉलो करते हुए ही इज़ ट्राइंग टू गिव दिस डील एंड यूज़ इट एज अ पॉलिटिकल टूल टू विन द इलेक्शंस इन द अपकमिंग इलेक्शंस इन 2024 इसी साल, जिसमें बाइडन की पोजीशन जो है वो रिलेटिवली वीक है कंपेयर टू ट्रम्प। दूसरा एडवांटेज जो यूनाइटेड स्टेट्स को हो सकता है दैट इज़ द काउंटिंग ईरान, जिस तरह हमने पहले बात की कि ईरान इज़ अ म्यूचुअल थ्रेट टू ऑल द पार्टीज़, उसके वाले से एक और नाज़रीन है दैट इज़ टू काउंटर द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। हम जानते हैं कि इससे पहले चाइना की यहाँ पे 2 मेजर एग्रीमेंट्स हुए, एक ईरान के साथ $400 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ, फिर सऊदी अरबिया ईरान की जो रिप्रोचमेंट थी उसमें चाइना मीडिएटेड। तो चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इस रीजन के अंदर थ्रू फोस्टरिंग ऑफ दिस डील अरब इजराइली नेक्सस के थ्रू, अमेरिकन वांट टू री एक्सर्ट देयर ओन इन्फ्लुएंस एंड दे वांट टू मेक श्योर दैट देयर मोस्ट डिपेंडेंट ally इजराइल स्टेज रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन। तो वो भी एक्सपेक्टेड बेनिफिट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को हो सकता है। अब आते हैं नाज़रीन कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस डील के इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं नाज़रीन। मैं सबसे पहले इम्पैक्ट की बात करूँगा कि इस डील में लूजर्स कौन से हैं। इस डील अगर हो जाती है या इस नेगोशिएशन के जो सबसे बड़े लूज़र हैं वो 4 मेन एलिमेंट्स हैं, 4 मेन स्टेट्स और एक्टर्स हैं। वन इज़ ऑब्वियसली ईरान बिकॉज़ दिस डील इज़ प्राइमरली मेंट टू आइसोलेट ईरान। सेकंड possible loser could be China in that way. And third major loser is the Iranian proxies in this region, and particularly अगर मैं बात करूँ तो हिजबुल्लाह की बात की जा सकती है, हाउदीज़ की बात की जा सकती है, हमास की बात की जा सकती है। जो ईरानी प्रॉक्सीज़ हैं दे आर द लूजर्स, एंड फोर्थ एंड लास्टली आर द पैलेस्टीनियंस देमसेल्व्स, बिकॉज़ इस डील के नतीजे में ऑब्वियसली जो पैलेस्टीनियंस हैं उनका केस जो है वो इन्फ्लुएंस होगा। सो इन एक्टर्स की लूज़ के अलावा नाज़रीन अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ इम्पैक्ट के ऊपर, तो सबसे पहले इम्पैक्ट की बात करते हैं जो अरब स्टेट्स के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएँगे। नाज़रीन ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ईरान की आइसोलेशन बढ़ेगी, अरब स्टेट इज़राइल के नेक्सस के साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो हैं वो हमें ग्रो करते हुए नजर आएंगे। एंड व्हेन आई से काउंटर टेररिज्म इट मीन दैट देयर इज़ अ काइंड ऑफ कंसेंसस अमंग द इजराइलीज एंड द सऊदी अरेबियंस एंड अदर अरब स्टेट्स दैट हु इज़ अ टेररिस्ट, दे कंसिडर ऑल द इरानियन बैक ग्रुप्स एज टेररिस्ट, चाहे वो हाउदीज़ हों, हिजबुल्लाह हो या हमास हो या कोई और ग्रुप हो इराक के अंदर, तो उनको टेररिज्म कहा जाता है। तो एक किस्म का हम ये देख सकते हैं कि इस रीजन के अंदर उसका कंसिक्वेंस के नतीजे में जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कंपेन बढ़ेगी और एक रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स की जो इंटेंसिटी है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, इट इज़ लाइकली टू सिग्निफिकेंटली ग्रो बिकॉज ऑफ दिस डील। दूसरा एक और नज़र इम्पैक्ट नाजरीन, इट इज़ ऑन द रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड रीजनल यूनिटी। दिस डील इज़ लाइकली टू क्रिएट दिस यूनिटी एट 2 लेवल्स। वन इन द मिडल ईस्ट, विद इन द मिडल ईस्ट हम जानते हैं कि जो ईरान और उसके एलाइज हैं पर्टिकुलरली यमन, इराक, सीरिया, अब उनकी जो पोजीशन है अरब स्टेट के साथ वो मज़ीद गैप आएगा दोनों के दरमियान में, मज़ीद डिफरेंसेस और मिस्ट्रस्ट क्रिएट होगा एंड दिस इज लाइकली टू क्रिएट अ मेजर काइंड ऑफ रिफ्ट एंड मेजर इंस्टेबिलिटी इन दिस रीजन। दूसरा नाजरीन जो रिफ्ट और डिवीजन आ सकती है दैट इज़ विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड। हम जानते हैं कि जो अरब स्टेट्स हैं उनकी नॉर्मलाइजेशन के नतीजे में जो नॉन अरब स्टेट्स हैं उनके और अरब स्टेट्स के दरमियान में हमें स्प्लिट की पॉसिबिलिटी जो है वो मज़ीद बढ़ती हुई नजर आती है। देयर इज ऑलरेडी स्प्लिट बिटवीन अरब्स एंड नॉन अरब्स, ईरान इज़ एन एग्जांपल, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीज आर द एग्जांपल्स। और इस डील के नतीजे में अगर ये हो जाती है तो इस रिफ्ट की जो फॉल्ट लाइंस है विद इन मुस्लिम वर्ल्ड, ओआईसी के दरमियान में, मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान में, दे आर लाइकली टू फर्दर ग्रो इन दिस रीजन। Another impact is the arms race and possible nuclearization. ऑब्वियसली जितना नाज़रीन ये इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, अरब इजराइली नेक्सस बढ़ेगा, ईरान के लिए थ्रेट बढ़ेगा, तो एक आर्म्स रेस की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब की कंडीशन भी यही है, सिविल न्यूक्लियर डील एंड सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम द वेस्ट एंड वेपन्स फ्रॉम द वेस्ट। तो अरब और इजराइली नेक्सस से रीजन के अंदर आर्म्स रेस बढ़ेगी एंड ऑब्वियसली ईरान के लिए अगर थ्रेट बढ़ेंगे तो ईरान की डिज़ायर टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स दैट विल सिग्निफिकेंटली ग्रो, सो द लिबियंस विल फील मोर थ्रेटन्ड बाय दैट, एंड अगेन उस रिटर्न में सो लिबिया विल माइट आल्सो गो फॉर अ न्यूक्लियर ऑप्शन। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है, हॉरिजॉन्टल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है, उसकी पॉसिबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई हमें नजर आती है बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मलाइजेशन। वन अनदर पॉसिबल इम्पैक्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ द यूएस इन्फ्लुएंस। हम देखते हैं कि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में वो रिसीड हो रहा था इन द लास्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। चाइना वॉज स्टेपिंग इन मोर इन टू दिस रीजन। तो अब यूएस की जो रेलिवेंस है, यूएस की जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ेगी बिकॉज ऑफ the fact that US के जो main crucial allies इस region में they will be joining hands with each other. So US will not have to have a hyphenated approach between Arabs and Israelis, rather it can deal with them in a uniform policy. और अरब और इजरायली नेक्सस के दरमियान में one of the hurdles in the way of the US policy toward Middle East will be it will be removed, and Arab Israeli nexus जो है it would be used by the United States to counter its adversaries, चाहे वो रीजनल हो या ग्लोबल हो। रीजन में ईरान एंड कंपनी आ जाते हैं और ग्लोबल में ऑब्वियसली चाइनीज़ आ जाते हैं। Another impact नाज़रीन जो इस रीजन पे हो सकता है दैट इज़
या ग्लोबली हो सकता है, दैट इज़ जो कोल्ड वॉर है यूएस की और चाइना के दरमियान में, वो इसी का एक हिस्सा ये डील बन सकती है। और उसी के हवाले से हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल कंपटीशन है बिटवीन स्टेट्स, वो मज़ीद रीजन तक भी एक्सपेंड कर सकता है आफ्टर द मिडल ईस्ट। Another impact, Nazin, is on IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor. नाज़रीन, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस पे हम अलग प्रोग्राम करेंगे बाद में जाके, इसमें इंडिया से लेकर यूरोप तक वाया अरब एंड इसराइल एक लैंड, एयर और सी कॉरिडोर जो बनने जा रहा है, उसको स्ट्रेंथन होगा वो डील, बिकॉज अरब और इसराइलीज हिस्टोरिकली हैव नेवर बीन डिप्लोमेटिकली अलाइन विद ईच अदर। इस डील के नतीजे में अगर उनकी अलाइनमेंट हो जाती है तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इस रीजन की होना रिलेटिवली आसान हो जाएगा, एंड द IMEC कैन बी मेटलाइज, जिसके बारे में अगेन हम बाद में बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट नाज़रीन, इसराइल इज़ लाइकली टू गेट रीजनल हेजेमोनिक पोजीशन। इस डील के नतीजे में इसराइल का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ऑलरेडी है और बढ़ेगा इस रीजन के अंदर जाके। और ना सिर्फ रीजन में बल्कि विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड एज वेल, इसका कंसिक्वेंस हम दे सकते हैं। एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है अरब के बाद, जो सीरिया के बाद बाकी जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो रिकगनाइज कर लेंगे या उन पर प्रेशर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बात की जा सकती है, बिकॉज पाकिस्तान के हवाले से भी हम बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर भी इसके बाद इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। पहले भी जब हुआ था, इब्राहिम अकॉर्ड्स हुई थी, तो हमारी गवर्नमेंट जो उस वक्त थी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, ही वॉज ऑफिशियली सेइंग इट कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि हम भी इसराइल को रिकग्नाइज करें। वी रेजिस्टेड एट दैट टाइम। नाउ देयर विल बी मोर प्रेशर ऑन नॉन अरब स्टेट्स, द अदर मुस्लिम स्टेट्स, टू रिकग्नाइज इसराइल और एटलीस्ट मेंटेन सम रिलेशनशिप विद देम, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं नाज़रीन के, ये जो गज़ा वार हुई है, आफ्टर दैट व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस डील एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। नाज़रीन, अब बहुत से स्कॉलर ये समझते हैं कि ये जो डील है, इसकी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं आफ्टर दिस वॉर। बट आई पर्सनली बिलीव कि इस गज़ा वार जो है, इसके नतीजे में द डिज़ायर अमंग अरब्स एंड इसराइलीज़ टू स्टे इंटीग्रेटेड, इट इज़ लाइकली टू ग्रो बिगर, इट इज़ लाइकली टू ग्रो इंटेंस इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। क्यों नाज़रीन? उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली हमास ने जब हमला किया तो नोबडी इन अरब वर्ल्ड प्रेज्ड हमास अटैक। दे ओनली कंडेम्ड इज़राइल्स इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन, दे कॉल इट डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन फ्रॉम द इज़राइल। सो इन अदर वे हम कह सकते हैं कि जो अरब की सिंपैथीज़ थी वो हमास के साथ नहीं रहीं। अरब स्टेट इनफैक्ट आर क्रिटिकल ऑफ हमास। और हमास के इस डेयरिंग अटैक से एक फियर क्रिएट होगा अरब स्टेट में, दैट सच काइंड ऑफ अटैक कैन हैपन ऑन देयर सॉइल फ्रॉम अदर इरानियन प्रॉक्सीज इन द रीजन, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, चाहे वो हाउदीज़ हों, या इराक के अंदर किताब हिजबुल्लाह और बाकी जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से भी अटैक का खतरा बढ़ेगा। सो आई थिंक पर्सनली थिंक कि शॉर्ट टर्म में तो शायद ये डील डिले हो जाए, सो दे अनाउंस किया कि वो सस्पेंड कर रहे हैं। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इस डील के होने में अगर कोई स्केप्टिसिज्म था, अगर कोई रिलक्टेंस थी ऑन द पार्ट ऑफ अरब्स एंड इसराइल, दैट विल बी फिनिश्ड, एंड अरब्स एंड इसराइलीज आर लाइकली टू गेट मोर क्लोजर एंड मोर काइंड ऑफ यूनाइटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर। So हम कह सकते हैं Hamas war actually has paved the way for more intense collaboration and particularly the intelligence collaboration between Arabs and Israelis. सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि जो अरब इसराइली रिलेशनशिप हैं, अब वो पहले इनफॉर्मल थे, अब फार्मलाइज हो रहे हैं। और उस फार्मलाइजेशन के नतीजे में जो मिडल ईस्ट है उसके अंदर एक नया मिडल ईस्टर्न ऑर्डर डेवलप हो रहा है, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। मिडल ईस्टर्न ऑर्डर चेंज हो रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, और उसके नतीजे में हमें एक न्यू अलाइंसेज, काउंटर अलाइंसेज बढ़ते हुए नजर आते हैं। बट नाज़रीन, जब भी ऑर्डर ट्रांजिशंस होती हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता कि ऑर्डर ट्रांजिशंस पीसफुल तरीके से हों, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हों या रीजनल पे हों। दीज चेंजेस एंटेल ब्लडशेड। आई थिंक अरब इसराइल की जो रिप्रोचमेंट है, उसके सिलसिले में उसकी रिप्रोचमेंट का जो पहला ब्लडी रिएक्शन है, वो अरब पैलेस्टीनियन और हमास इसराइल वार के नतीजे में हम देख रहे हैं। क्या ये आखिरी कॉन्फ्लिक्ट ब्लडशेड होगा इस रिप्रोचमेंट के नतीजे में? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दिस ब्लडशेड इज़ लाइकली टू बी देयर बिकॉज ऑफ दिस रिप्रोचमेंट। Let's see, Nazreen, and let's hope as well that Muslim states recognize, if any, they recognize, even if they recognize Israel, they do not do it at the cost of the Palestinian future. Thank you so much for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.